नो सेल्फ नो प्रॉब्लम बाय क्रिस नीबाउअर। एक अनोखी किताब है जो हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारे होने के एहसास को पूरी तरह से नए नजरिए से देखती है। इस किताब में लेखक क्रिस नीबाउअर, जो कि न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर हैं, एक साहसिक दावा करते हैं कि हमारा सेल्फ यानी मैं वास्तव में है ही नहीं। ये बस एक विचार है, एक भ्रम जिसे हमारा दिमाग खुद गढ़ता है। उन्होंने बताया है कि हमारा लेफ्ट ब्रेन यानी मस्तिष्क का बायां हिस्सा एक इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। ये हर चीज की व्याख्या करता है, उसे कहानी में बदलता है और फिर हमें ये यकीन दिला देता है कि हम वही कहानी हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो हम सोचते हैं वो सिर्फ दिमाग की एक आदत है, एक पैटर्न है। और जब हम इस झूठे सेल्फ को पहचान लेते हैं तो हमें अंदर से एक जबरदस्त आजादी का अनुभव होता है। इस किताब के 8 चैप्टर्स हमें स्टेप बाय स्टेप उस इल्यूजन से बाहर निकालते हैं। ये किताब बौद्ध दर्शन, ताओवाद और आधुनिक ब्रेन साइंस को जोड़ती है और ये समझाती है कि जब हम अपने विचारों और पहचान को पकड़ना छोड़ देते हैं तभी हम सच्चे मौन, आनंद और शांति से जुड़ते हैं। अब बात करें हिंदी ऑडियो बुक की, तो इस चैनल पर आप सिर्फ किताबें नहीं सुनते, आप हर शब्द को महसूस करते हैं। हमारा मकसद है कि दुनिया की बेहतरीन किताबों को हिंदी में इतनी गहराई से सुनाया जाए कि वो सीधे आपके दिल और जिंदगी को छू जाए। हर लाइन को ऐसे पेश किया जाता है जैसे कोई कहानी चल रही हो, ताकि आप न सिर्फ सुने बल्कि खुद को उस अनुभव में डुबो सकें। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए जहां मैं मिटता है और एक नई जागरूकता जन्म लेती है। नो सेल्फ नो प्रॉब्लम की हिंदी ऑडियो बुक में आपका दिल से स्वागत है। और सुनने से पहले एक सवाल, आप किस शहर से जुड़े हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए ताकि हमें भी ये एहसास हो कि ये सफर कितने दिलों से जुड़ रहा है। चैप्टर 1, द इंटरप्रेटर, क्रिस नीबाउअर। इस पहले चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार से करते हैं। जो मैं हमें हर पल महसूस होता है वो असल में है ही नहीं। यह मैं यानी हमारा सेल्फ, जिसे हम अपने विचारों, अनुभवों और यादों से जोड़ते हैं, एक वास्तविक सत्ता नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की एक बनावटी रचना है। और यह रचना होती है हमारे मस्तिष्क के बाएं हिस्से में, जिसे लेखक इंटरप्रेटर कहते हैं। ये इंटरप्रेटर यानी व्याख्याकार हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, जो लगातार हर चीज को एक कहानी का रूप देता है। जब कुछ होता है, जैसे आप गलती से किसी को धक्का दे देते हैं या कोई आपकी तारीफ कर देता है, तो ये लेफ्ट ब्रेन तुरंत एक कारण, एक अर्थ, एक स्पष्टीकरण बना देता है। वो सोचता है, मैं बहुत लापरवाह हूं या मैं वाकई खास हूं। लेकिन ये सब कहानियां होती हैं और इन्हीं कहानियों को बार बार दोहराकर हमारा दिमाग एक सेल्फ बना लेता है, एक पहचान जो कि वास्तविक नहीं होती। क्रिस बताते हैं कि यह इंटरप्रेटर इतनी सहजता से काम करता है कि हमें इसका पता ही नहीं चलता। हम मानने लगते हैं कि हमारे विचार ही हम हैं, लेकिन वास्तव में हम उनके गवाह हैं। लेखक स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स का उदाहरण देते हैं, जिनके ब्रेन के बाएं और दाएं हिस्से को मेडिकली अलग कर दिया गया होता है। जब इन मरीजों को कुछ ऐसा करने के लिए कहा जाता है जो दाएं ब्रेन के जरिए समझा जाता है, लेकिन लेफ्ट ब्रेन तक वो सूचना नहीं पहुंचती, तब भी ये इंटरप्रेटर कोई ना कोई कहानी गढ़ ही लेता है। उदाहरण के लिए, अगर राइट ब्रेन को कमांड दी जाती है कि वॉक, और मरीज चलने लगता है, और जब उनसे पूछा जाता है कि तुम क्यों चलने लगे, तो लेफ्ट ब्रेन कहता है, मैं पानी पीने जा रहा था, जबकि सच्चाई ये थी कि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया था। ये प्रयोग इस बात को पूरी तरह साबित करता है कि हमारा लेफ्ट ब्रेन कोई भी कहानी बना सकता है, भले ही उसे हकीकत का पता ना हो। और यही वो हिस्सा है जो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहता है, हर अनुभव को एक अर्थ देता है, हर भाव को एक पहचान देता है और हर क्षण एक कहानी बना देता है, जिससे हमारा मैं जन्म लेता है। पर लेखक कहते हैं कि असली सवाल यह है, क्या वाकई में कोई स्थायी मैं है या सिर्फ विचारों की एक श्रृंखला है जो बदलती रहती है और जिन्हें हमने पकड़कर एक ठोस पहचान बना ली है। क्रिस इस चैप्टर में बताते हैं कि यह इंटरप्रेटर कई बार चिंता, डर और दुख की जड़ बनता है,
क्योंकि यह लगातार विचारों को खींच खींच कर कोई न कोई मतलब बनाता है। उसने ऐसा कहा, मतलब मुझे नापसंद करता है, मैं असफल हो जाऊंगा, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है। और हम इन कहानियों को सच मान लेते हैं। लेखक का कहना है कि जब तक हम इस इनर इंटरप्रेटर को पहचानते नहीं, हम उससे नियंत्रित होते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम वही हैं जो हमारे विचार हैं, लेकिन जैसे ही हम इस झूठी पहचान को देखना शुरू करते हैं और यह जान जाते हैं कि यह बस एक कहानी है जो दिमाग बना रहा है, तभी एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। क्रिस माइंडफुलनेस और अवेयरनेस की बात करते हैं, यानी उन विचारों को सिर्फ देखना बिना उनसे चिपके हुए। जब हम ये करना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा मैं दरअसल एक शांत, निष्पक्ष साक्षी है जो हर चीज को देख रहा है, विचारों को, भावनाओं को, अनुभवों को, लेकिन उनसे बंधता नहीं। इस पहले अध्याय का सार यह है, हमारे दिमाग का एक हिस्सा लगातार मीनिंग, रीजन और आइडेंटिटी बनाता है, लेकिन जब हम ये पहचान लेते हैं कि वो सब कहानियां हैं और असलियत कुछ और है, तो वहीं से शुरुआत होती है आजादी की, शांति की और एक नए जीवन की। क्रिस कहते हैं कि आप सेल्फ नहीं हैं, आप वो हैं जो सेल्फ को देख रहा है। और यही इस किताब की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख है। चैप्टर 2, द ईगो और नियंत्रण का भ्रम। इस अध्याय में क्रिस नीबावर हमें उस मानसिक संरचना से परिचित कराते हैं जिसे हम ईगो कहते हैं, यानी मैं कौन हूं, मेरा मूल्य क्या है, दूसरे लोग मुझे कैसे देखते हैं। इन सभी सवालों का जवाब देने वाला वह नकली केंद्र जिसे हम अपना एस्व मान लेते हैं। लेखक बताते हैं कि यह ईगो दरअसल हमारे दिमाग के लेफ्ट ब्रेन का ही एक उत्पाद है, जो लगातार हमारी पहचान को मजबूत बनाए रखने के लिए नई नई कहानियां गढ़ता है। ईगो को सुरक्षा चाहिए, पहचान चाहिए, दूसरों की मान्यता चाहिए, और इसी जरूरत में वह हमें नियंत्रण के भ्रम में जीने के लिए मजबूर करता है। ईगो की सबसे बड़ी समस्या यही है, उसे सब कुछ कंट्रोल में चाहिए। उसे अपने भविष्य की चिंता होती है, बीते हुए समय की ग्लानि होती है, और वर्तमान में जो है उसमें उसे हमेशा कुछ न कुछ कमी लगती है। इस तरह हमारा दिमाग लगातार सोचता रहता है कि अगर मैं ये कर लूं तो खुश हो जाऊंगा, अगर ये ना हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। यही भविष्य और अतीत के बीच की खींचातानी हमें बेचैन और दुखी रखती है। क्रिस कहते हैं कि हमारी बहुत सी परेशानियां इसलिए नहीं हैं कि जीवन में वाकई कुछ गड़बड़ है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि हमारा ईगो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। हमें लगता है कि हमें अपने रिश्तों, करियर, भविष्य, यहां तक कि अपने मूड को भी कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती, और अक्सर नहीं होती, तब ईगो टूटता है, नाराज होता है, दुखी होता है। यहां लेखक एक गहरी बात कहते हैं, ईगो को नियंत्रित करने की लत होती है, लेकिन जीवन स्वभाव से ही अनिश्चित है। जब हम इस अस्थिरता को स्वीकार करने लगते हैं, तब हम ईगो की पकड़ से थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगते हैं। नियंत्रण छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि यह मानना होता है कि सब कुछ हमारे सोचने से नहीं चलता, और यही जीवन का स्वाभाविक तरीका है। इस अध्याय में क्रिस यह भी बताते हैं कि ईगो हर अनुभव को मेरे चश्मे से देखता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी तरक्की क्यों नहीं हो रही, लोग मुझे क्या समझते हैं। और जब ये सवाल निरंतर चलते रहते हैं तो एक गहरी असंतुष्टि जन्म लेती है। लेकिन जब हम देखना शुरू करते हैं कि ये सवाल खुद ईगो की पैदाइश हैं, तब हम उनसे एक दूरी बना सकते हैं। क्रिस ध्यान और जागरूकता का सुझाव देते हैं। जैसे ही हम उस सोचने वाली आवाज को सुनना शुरू करते हैं जो मैं, मुझे, मेरा कह रही है, वैसे ही हम यह पहचानने लगते हैं कि वह आवाज हम नहीं हैं। वह केवल एक स्क्रिप्ट है जो वर्षों से दोहराई जा रही है। इस चैप्टर का सार यही है, ईगो हमें नियंत्रण का झूठा भरोसा देता है, लेकिन यही भरोसा सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। जब हम स्वीकार करते हैं कि जीवन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तब हम ईगो के बंधन से मुक्त होने लगते हैं, और वहीं से शुरू होता है असली आत्म स्वतंत्रता की ओर पहला कदम। क्रिस कहते हैं कि जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि आपको सब कुछ कंट्रोल में नहीं रखना है, उसी दिन आप पहली बार सच में सुकून महसूस करते हैं, और वही सुकून, वही मौन, ईगो से परे आपकी असली पहचान है। चैप्टर 3,
लैंग्वेज एंड कैटेगरीज, भाषा और श्रेणियां। इस अध्याय में क्रिस नीबाउअर एक बहुत ही गहरे भ्रम की परत खोलते हैं। वो है भाषा और श्रेणीकरण, कैटेगराइजेशन का भ्रम, जो हमारे ईगो और सेल्फ की भावना को लगातार मजबूत करता है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग, विशेष रूप से लेफ्ट ब्रेन, इस दुनिया को समझने के लिए हर चीज को नाम देता है, वर्गीकृत करता है और उन्हें स्थायी मान लेता है। हम सोचते हैं कि चीजें वैसी ही हैं जैसा उन्हें हमने नाम दिया है, लेकिन ये नाम, ये श्रेणियां सब मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। वास्तव में ये दुनिया उतनी स्पष्ट और बंटी हुई नहीं है जितनी हमें लगती है। क्रिस बताते हैं कि जैसे ही कोई बच्चा बड़ा होता है, वो चीजों के लिए शब्द सीखता है, कुर्सी, मेज, कार, मां, खुद, और फिर इन शब्दों के पीछे एक पहचान जुड़ने लगती है। धीरे धीरे बच्चा मैं और दूसरे में फर्क करना सीखता है। वो जानता है कि मैं अलग हूं और बाकी दुनिया मुझसे अलग है, लेकिन असल में यह भाषा का ही खेल है जिसने उसे ऐसा यकीन दिलाया। बिना शब्दों के यह बंटवारा नहीं होता। लेखक यह भी कहते हैं कि हमारा लेफ्ट ब्रेन एक तरह से लेबलिंग मशीन की तरह है। ये हर अनुभव, हर भावना, हर इंसान को कोई न कोई नाम दे देता है। ये अच्छा है, वो बुरा है, मैं असफल हूं, वो मुझसे बेहतर है। और ये सारी लेबलिंग हमें असली अनुभव से दूर ले जाती है, क्योंकि जब हम किसी चीज को नाम दे देते हैं तो हम उसे अनुभव नहीं करते, बल्कि उस लेबल के चश्मे से देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी ने ठुकरा दिया तो तुरंत दिमाग कहेगा, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, मैं काबिल नहीं हूं। लेकिन वास्तव में सिर्फ एक घटना हुई है, एक व्यक्ति ने आपको ना कहा। जो पीड़ा आपको हो रही है वो उस घटना से नहीं, बल्कि आपके लेफ्ट ब्रेन द्वारा बनाई गई कहानी और लेबल से आ रही है। क्रिस यह भी समझाते हैं कि जब हम किसी को दुश्मन कहते हैं या किसी स्थिति को खराब कहते हैं, तो हम उस चीज से जुड़ी हर संभावना को सीमित कर देते हैं। हम उसे वही मान लेते हैं जो हमने तय किया है, और इस तरह हमारी दुनिया सिकुड़ने लगती है। हमारा नजरिया कठोर हो जाता है, और यही प्रक्रिया सेल्फ आइडेंटिटी के साथ भी होती है। मैं शर्मीला हूं, मैं असफल हूं, मैं महत्वहीन हूं। ये सब शब्दों और लेबल की उपज हैं, जो बार बार सोचने से हमारी पहचान बन जाती है। लेकिन लेखक कहते हैं ये पहचानें झूठी हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि हर भावना, हर सोच, हर विचार आता है और चला जाता है। अगर आप अपने बारे में जो सोचते हैं वो हर दिन बदलता है, तो आप वास्तव में कौन हैं? जवाब है, आप वो हैं जो इन सभी बदलावों को देख रहा है पर उनसे चिपक नहीं रहा। क्रिस हमें यह सुझाव देते हैं कि हम लेबल ड्रॉपिंग की प्रैक्टिस करें, यानी चीजों को नाम देना बंद करें, खुद को भी। जब आप खुद को कमजोर, गुस्सैल या निराश कहें, तो एक पल ठहरिए और पूछिए, क्या यह सच है या बस एक नाम है जो मैंने अपने ऊपर चिपका दिया है? इस अध्याय का सार है, भाषा और श्रेणियां हमारे ईगो को मजबूत करती हैं, लेकिन ये जीवन की गहराई से हमें काट देती है। जब हम नाम और लेबल देना छोड़ते हैं तो हम चीजों को वैसे देख सकते हैं जैसी वो हैं, बिना फिल्टर, बिना पूर्व धारणाओं के। और तभी हम सच्चे मौन, सच्ची उपस्थिति और सच्ची आजादी का अनुभव कर सकते हैं। क्रिस कहते हैं, रियलिटी डजंट कम विथ लेबल्स, वी पुट देम देयर। और जब हम लेबल हटाना शुरू करते हैं तो जीवन पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट, सरल और शांत नजर आता है। चैप्टर 4, आवर ब्रेन्स क्रिएट पैटर्न्स, मस्तिष्क की पैटर्न, सृष्टि। क्रिस नीबाउअर इस अध्याय में हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिमाग एक पैटर्न बनाने वाली मशीन है। यह स्वाभाविक रूप से हर चीज में अर्थ ढूंढता है, क्रम खोजता है और चीजों को जोड़कर उनके पीछे कोई न कोई कहानी बना देता है। यह आदत इंसान में लाखों सालों की विकास यात्रा में आई है। जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तो उन्हें हर आवाज, हर झिलमिलाहट, हर हलचल में कोई न कोई संकेत ढूंढना जरूरी था। शायद खतरे का संकेत, शायद भोजन का या साथी का। यही क्षमता आज भी हमारे मस्तिष्क में बनी हुई है। लेकिन अब आधुनिक जीवन में जहां शेर और शिकारी नहीं है, वही पैटर्न ढूंढने की आदत हमें भ्रमित कर देती है। हम उन जगहों पर भी पैटर्न देखने लगते हैं जहां असल में कोई पैटर्न होता ही नहीं। क्रिस बताते हैं कि यह पैटर्न खोजने की प्रवृत्ति
जीवन के अनुभवों को एक कहानी में बदल देती है। हम सोचते हैं कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी विशेष कारण से हो रहा है, एक तयशुदा ढांचे के तहत। अगर हमें 3 बार असफलता मिली है तो दिमाग तुरंत कहता है मैं हमेशा फेल होता हूं। अगर कोई 2 बार हमारी आलोचना करता है तो हम मान लेते हैं लोग मुझे पसंद नहीं करते। अगर हम बार बार किसी रिश्ते में टूटा हुआ महसूस करते हैं तो यह निष्कर्ष बन जाता है कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं। ये विचार वास्तविकता नहीं होते, बल्कि सिर्फ वो पैटर्न होते हैं जो हमारा दिमाग बना देता है। लेकिन जैसे ही हम इन पैटर्न्स को पकड़ लेते हैं और बार बार दोहराते हैं, वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। लेखक यह भी समझाते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ बाहरी अनुभवों में ही नहीं, बल्कि विचारों में भी पैटर्न बना लेता है। वही विचार बार बार एक ही दिशा में उसी स्वर के साथ दोहराए जाते हैं, जैसे मैं अच्छा नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है। जब ये विचार बार बार आते हैं तो हम मानने लगते हैं कि यही हमारी असली सच्चाई है। लेकिन क्रिस कहते हैं कि यही सबसे बड़ा भ्रम है। आपके विचार आप नहीं हैं। आप वो नहीं हैं जो सोच रहा है कि आप कौन हैं। आप वो हैं जो इन विचारों को देख रहा है पर उनसे चिपक नहीं रहा। क्रिस इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि इस झूठे पैटर्न से बाहर निकलने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको अपने विचारों को ध्यान से देखना होगा, जैसे कोई गवाह देखता है। जब आप अपने भीतर उठते विचारों को पकड़ने के बजाय उन्हें बहने देते हैं तो आपको एहसास होता है कि वे कितने स्वचालित हैं। कई बार आपको यह भी लगेगा कि आप हर बार एक ही विचार दोहरा रहे हैं, सिर्फ अलग अलग शब्दों में। तब आप ये देख पाएंगे कि ये कोई सच्चाई नहीं है, बस एक पुरानी टेप है जो बार बार चल रही है। क्रिस की ये बात बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली है कि हम जीवन को उस तरह नहीं देख रहे जैसे वह है, बल्कि उस तरह देख रहे हैं जैसे हमारा दिमाग उसे पैटर्न में ढालता है। और यही पैटर्न हमें एक खास तरह की पहचान देता है जो वास्तविक नहीं है। जब हम इन पैटर्न्स को देख लेते हैं और उनसे दूरी बना लेते हैं, तब हम पहली बार किसी चीज को वैसे देख पाते हैं जैसी वो है, बिना लेबल, बिना निष्कर्ष, बिना कहानी के। इस अध्याय में लेखक हमें उस अदृश्य जाल की ओर इशारा करते हैं जिसमें हम सालों से फंसे हैं, लेकिन कभी उसका चेहरा साफ नहीं देख पाए। और वो चेहरा है पैटर्न्स का। यह अध्याय न सिर्फ हमें हमारी सोच की बनावट दिखाता है, बल्कि उससे बाहर निकलने की राह भी सुझाता है। यही वो रास्ता है जो हमें मैं कौन हूं के झूठे उत्तर से मुक्ति दिलाता है और उस गहराई की ओर ले जाता है जहां बस मौन है, एक साक्षी की तरह देखने वाला मौन जो कभी न बदलने वाला है और जो हमारा असली स्वरूप है। चैप्टर 5, परसेप्शन एंड रियलिटी, धारणा और वास्तविकता, क्रिस नीबाउर। इस अध्याय में हमें यह समझाते हैं कि हम दुनिया को जैसे देखते हैं वह वैसी है नहीं। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो वास्तव में बाहरी दुनिया नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग की एक आंतरिक व्याख्या होती है। हम यह मानते हैं कि हमारी आंखें सीधा सच देखती हैं, हमारे कान सच्ची आवाजें सुनते हैं और हमारा दिमाग उन सबको निष्पक्ष रूप से प्रोसेस करता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह सोच ही गलत है। हमारी परसेप्शन यानी हमारी धारणा सच नहीं होती, वो एक संशोधित, तोड़ी मरोड़ी हुई सीमित तस्वीर होती है जो हमारे पूर्व अनुभव, हमारे विश्वास, हमारे डर और हमारी उम्मीदों से छन कर आती है। हम जो देखते हैं उसका हर हिस्सा हमारे दिमाग द्वारा पहले से डाले गए फिल्टर से होकर गुजरता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पहले ही सोचते हैं कि कोई व्यक्ति अहंकारी है, तो जब भी वह मुस्कुराएगा आपके दिमाग को वो मुस्कान भी घमंड लगेगी। वहीं अगर आप उसी व्यक्ति को सकारात्मक मानते हैं तो वही मुस्कान आपको विनम्र लगेगी। इसका मतलब है कि हम जो देख रहे हैं वो एक न्यूट्रल रियलिटी नहीं है, बल्कि हमारी व्याख्या है जिसे हमारे दिमाग का लेफ्ट ब्रेन लगातार बना रहा है। क्रिस यह भी बताते हैं कि यह परसेप्शन सिर्फ दूसरों तक सीमित नहीं है, बल्कि हम खुद के बारे में भी जो महसूस करते हैं वह भी फिल्टर्ड है। जब हम कहते हैं मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अकेला हूं, मुझे कोई समझता नहीं, तो यह भी परसेप्शन होती है, एक लिमिटेड और कंडीशन्ड धारणा।
जो हमारे पुराने अनुभवों और कहानियों से बनी होती है, लेकिन हम इन्हें परसेप्शन नहीं मानते। हम इन्हें एब्सोल्यूट ट्रूथ यानी पूर्ण सत्य मान लेते हैं। यही हमारी सफरिंग की जड़ है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हमारा दिमाग पहले मीनिंग बनाता है, फिर रियलिटी महसूस करता है। यानी हम पहले सोचते हैं ये बुरा है, फिर हमें बुरा लगने लगता है। सोचने का तरीका हमारे अनुभव को प्रभावित करता है। अगर हमारा बिलीफ ये है कि जीवन कठिन है, तो हमारा मस्तिष्क उसी लेंस से हर चीज को देखेगा और वही सच्चाई लगेगी। इस तरह हम जिस रियलिटी में जीते हैं वो असल में हमारी बनाई हुई होती है, एक दिमागी कहानी, एक इल्यूजन। क्रिस कहते हैं कि जब हम इस प्रक्रिया को पहचानना शुरू करते हैं, तब पहली बार हमें यह एहसास होता है कि दुनिया जैसी हमें लगती है वैसी नहीं है। परसेप्शन को रियलिटी से अलग देख पाना ही अवेयरनेस की शुरुआत है। इसका मतलब यह नहीं है कि परसेप्शन गलत है, बल्कि यह जानना जरूरी है कि परसेप्शन पूर्ण सत्य नहीं है। जब यह समझ आती है, तब हम रिजिड या कट्टर दृष्टिकोण से बाहर निकल पाते हैं। लेखक माइंडफुलनेस की मदद से हमें परसेप्शन के इस जाल से बाहर निकलने का अभ्यास देते हैं। जब हम हर चीज को जैसी वो है वैसा देखने की कोशिश करते हैं, बिना पुराने लेबल्स, बिना मीनिंग जोड़े, तब हम पहली बार किसी चीज को बिना पूर्वग्रह के देखते हैं। यही स्थिति वो है जिसमें हम वास्तविकता के अधिक करीब होते हैं। जब हम ये देख पाते हैं कि हमारी भावनाएं भी परसेप्शन हैं, तो हम उनमें डूबते नहीं, बस उन्हें बहते हुए देखते हैं। क्रिस बार बार यह दोहराते हैं कि सफरिंग तब होती है जब हम अपने परसेप्शन को रियलिटी मान लेते हैं। लेकिन जब हमें यह दिखने लगता है कि परसेप्शन बदलते रहते हैं और उनमें स्थायित्व नहीं होता, तो हम उस खाली स्थान से जुड़ते हैं जो स्थायी है। वही अवेयरनेस, जो विचारों के ऊपर है, जो समय के बाहर है और जो कभी बदलती नहीं। यह अध्याय एक चेतावनी भी है और एक प्रकाश भी। चेतावनी इस बात की कि हम इल्यूजन में जी रहे हैं, और प्रकाश इस बात का कि इस इल्यूजन को देखना ही उसकी मुक्ति है। धारणा और वास्तविकता के बीच का यह अंतर समझना आत्मज्ञान की दिशा में एक बड़ा कदम है। जब हम देखना शुरू करते हैं बिना कोई व्याख्या जोड़े, तो हमें खुद से, दूसरों से और जीवन से जुड़ने का एक नया तरीका मिलता है, जिसमें स्वीकार है, सादगी है और गहराई है। यही सच्ची शांति की शुरुआत है। चैप्टर 6, दी साइंस ऑफ नॉन सेल्फ, ना एसफ का विज्ञान। इस अध्याय में क्रिस नीबावर उस विषय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाते हैं जो इस पूरी किताब की नींव है, कि हमारा जो सेल्फ है, जो मैं हमें अंदर महसूस होता है, वो असल में कोई स्थायी या ठोस चीज नहीं है। ये सेल्फ सिर्फ विचारों, यादों, भावनाओं और कहानियों से बना हुआ एक अस्थायी ढांचा है, जो समय समय पर बदलता रहता है और जिसे लगातार हमारा दिमाग गढ़ता रहता है। और अब न्यूरोसाइंस यानी मस्तिष्क विज्ञान इस बात की पुष्टि करने लगा है, जिसे बुद्ध ने करीब 2500 साल पहले कहा था, कि कोई स्थायी आत्मा नहीं होती, कोई स्थायी स्व नहीं होता। बौद्ध दर्शन इसे कहते हैं अनत्ता यानी नॉन सेल्फ। क्रिस बताते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक शोध यह दिखा चुके हैं कि मस्तिष्क में ऐसा कोई एक केंद्र नहीं होता जो सेल्फ को संचालित करता हो। हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से मिलकर विचार, अनुभव और यादों का तालमेल बनाते हैं, जिससे एक मैं का एहसास पैदा होता है। लेकिन जैसे ही हम इन हिस्सों को अलग अलग रूप में देखने लगते हैं, हमें एहसास होता है कि मैं कहने वाला केंद्र असल में सिर्फ एक मस्तिष्कीय प्रक्रिया है, कोई स्थायी सत्ता नहीं। लेखक समझाते हैं कि हमें इस सेल्फ की कल्पना की आदत बचपन से डाली जाती है। जैसे जैसे हम भाषा सीखते हैं, विचार करना सीखते हैं, हमें मैं का अनुभव गहराता जाता है। हम सोचते हैं, मैं खुश हूं, मुझे गुस्सा आता है, मुझे लोग पसंद नहीं करते, और धीरे धीरे यह मैं हमारी पहचान बन जाती है। लेकिन यह पहचान असल में किसी एक विचार या भाव के साथ गहरी पहचान बना लेने का नतीजा है, न कि कोई स्थायी सत्य। क्रिस यहां न्यूरोसाइंस के उदाहरणों से यह सिद्ध करते हैं कि हमारे विचार, इमोशंस और पहचान सभी समय के साथ बदलते रहते हैं, और अगर सब बदल रहा है तो हम कैसे स्थायी हो सकते हैं। कोई भी ऐसा अनुभव
भावना या विचार नहीं है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक जैसा बना रहे। फिर भी हम उनमें से किसी एक को पकड़कर अपने सेल्फ की कहानी बना लेते हैं और उसी में उलझकर जीवन भर जीते रहते हैं। लेकिन जब हम नॉन सेल्फ की सच्चाई को समझने लगते हैं तो पहली बार हमें पता चलता है कि इस मैं से चिपकने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सेल्फ के साथ ही दुख, तुलना, भय, शर्म और अकेलापन बंधा हुआ है। जब सेल्फ ही नहीं है तो मुझे नाकामी मिली जैसी भावना का कोई आधार नहीं बचता। क्रिस कहते हैं कि सेल्फ को खोना कोई डरावनी बात नहीं है, बल्कि यह उस विशाल शांति का दरवाजा है जिसमें आप होते हैं, लेकिन किसी रूप में नहीं, किसी सीमा में नहीं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के जरिए हम इस नॉन सेल्फ का अनुभव कर सकते हैं। जब आप शांत बैठते हैं और अपने विचारों को सिर्फ देखने लगते हैं, बिना उन्हें जज किए, बिना उनके साथ बहते हुए, तब आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर कुछ है जो इन विचारों को देख रहा है। वही देखने वाला, वही साक्षी आपका असली स्वरूप है, जो न जन्म लेता है, न मरता है, न बदलता है। वो सेल्फ नहीं है, वो शुद्ध चेतना है। क्रिस इस अध्याय के अंत में ये स्पष्ट करते हैं कि नॉन सेल्फ का मतलब कोई खालीपन या शून्यता नहीं है, बल्कि ये वो मौन है जिसमें सच्ची उपस्थिति है। सेल्फ की गैर मौजूदगी में ही करुणा आती है, सच्चा संबंध आता है और वास्तविक आजादी का अनुभव होता है। जब कोई मैं नहीं होता जो कुछ बनने की कोशिश कर रहा हो, तब आप बस होते हैं, जैसे हवा होती है, जैसे प्रकाश होता है। यह अध्याय उस गहरे भ्रम को वैज्ञानिक दृष्टि से तोड़ता है जो हम सब ने अपने भीतर पाल रखा है। सेल्फ को नकारना नकारात्मक नहीं है, यह उस हल्केपन और सहजता की ओर पहला कदम है जिसमें जीवन जैसा वह है पूर्ण रूप से स्वीकार किया जा सकता है। यही है नॉन सेल्फ का विज्ञान। न कोई नाम, न पहचान, न भूमिका, सिर्फ एक खुला आकाश जिसमें सब आता है, जाता है और आप केवल देखते हैं। चैप्टर 7 थॉट्स आर नॉट द प्रॉब्लम। विचार समस्या नहीं है। क्रिस नीबाउअर इस अध्याय में एक बेहद आम लेकिन गहराई से गलत फहमी को सामने लाते हैं कि हमारे विचार ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम मानते हैं कि अगर हमारे विचार सकारात्मक हों तो जीवन अच्छा रहेगा, और अगर हमारे विचार नकारात्मक हों तो हमें दर्द, चिंता और अवसाद से गुजरना पड़ेगा। लेकिन लेखक हमें इस सोच के बिल्कुल परे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि विचार स्वयं में समस्या नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब हम उन विचारों से अपनी पहचान बना लेते हैं, जब हम मान लेते हैं कि हमारे विचार ही हमारी सच्चाई है। क्रिस बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क में दिन भर हजारों विचार आते हैं। ये विचार अपने आप उत्पन्न होते हैं, बिना किसी योजना के, बिना हमारी इच्छा के। एक क्षण में आप सोचते हैं कि आपको चाय पीनी है, दूसरे ही क्षण कोई पुरानी याद आ जाती है, और तीसरे क्षण भविष्य की कोई चिंता। लेकिन हम इनमें से कुछ विचारों को पकड़ लेते हैं, जैसे मैं काबिल नहीं हूं, मुझे लोग पसंद नहीं करते, मैं हमेशा गलतियां करता हूं, और इन्हीं से अपनी एक कहानी बना लेते हैं। यही कहानी समय के साथ हमारी पहचान बन जाती है। लेखक यहां ये साफ करते हैं कि अगर हम अपने विचारों को बस आने जाने दें, बिना उन्हें पकड़कर उनके साथ चिपकें, तो वे उतनी ताकतवर नहीं रहते। वो कहते हैं थॉट्स आर जस्ट थॉट्स। लेकिन जब हम किसी विचार को दोहराते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसे अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, तब वही विचार दर्द का कारण बन जाता है। एक विचार अकेला कभी समस्या नहीं होता, लेकिन जब हम उसे खुद से जोड़ लेते हैं, मैं ऐसा हूं, तभी वो हमें सीमित करता है, बांधता है और दुख देता है। क्रिस माइंडफुलनेस यानी सजगता का अभ्यास करने की बात करते हैं। जब आप ध्यान से अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप खुद अपने विचार नहीं हैं। आप वो हैं जो विचारों को आते जाते देख रहा है। और जब ये समझ आपके भीतर उतरने लगती है, तो विचारों का डर, उनकी ताकत और उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। लेखक यह भी बताते हैं कि अक्सर लोग अपने विचारों को पॉजिटिव या नेगेटिव में बांट देते हैं, लेकिन क्रिस कहते हैं कि ऐसा करना ही समस्या की शुरुआत है। जब आप किसी विचार को खराब कहकर उसे दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो और गहराई से आपके अवचेतन में जगह बना लेता है।
इसलिए सही तरीका यह है कि आप हर विचार को साक्षी भाव से देखें, न उसे रोकें, न उसका पीछा करें। उसे सिर्फ एक मेहमान की तरह आने दें, थोड़ा ठहरने दें और फिर जाने दें। यही प्रक्रिया मानसिक शांति का मार्ग खोलती है। क्रिस कुछ अभ्यास भी सुझाते हैं, जैसे जब अगली बार आपके मन में कोई कठोर या दुखदायक विचार आए तो आप उसे नोटिस करें, लेकिन उसे पकड़ें नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में यह विचार आए कि मैं असफल हूं, तो आप उस विचार को बस एक आवाज की तरह देखिए, जैसे हवा का झोंका जो कुछ कहकर चला गया। उस पर विश्वास न करें, उस पर प्रतिक्रिया न दें, उसे बस देखने की कला विकसित करें। यह अध्याय हमें हमारे आंतरिक संसार में विचारों के प्रति एक नया नजरिया देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे विचार हमारे मन का सच हैं और इसलिए उनसे लड़ते रहते हैं या उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्रिस कहते हैं, विचारों से लड़ना या उन्हें बदलना जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है उन्हें पहचानना, देखना और जाने देना। यही वो समझ है जो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच का फर्क स्पष्ट करती है। जब हम समझ जाते हैं कि विचार आने जाने वाले बादलों की तरह हैं और हमारा असली स्वरूप वह आकाश है जिसमें ये विचार आते जाते हैं, तब हमें अपने भीतर एक स्थिरता महसूस होने लगती है। तब विचार हमें हिला नहीं पाते, वे बस दिखाई देते हैं और हम बस उन्हें देख लेते हैं। न कोई संघर्ष, न कोई पकड़, न कोई डर। क्रिस इस अध्याय का अंत इस अद्भुत बात से करते हैं, आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन्हें पहचानने की जरूरत है कि वे सिर्फ विचार हैं, न कि आप। और जब यह समझ भीतर उतरती है तो जो बचता है वह है गहराई से मुक्त, शांत और जागरूक जीवन। यही सच्ची मानसिक आजादी है, यही असली जागरूकता है, यही वह रास्ता है जो सेल्फ के भ्रम से बाहर निकलकर उस मौन और सहज उपस्थिति की ओर ले जाता है, जहां न कोई संघर्ष है, न ही कोई समस्या, सिर्फ स्पष्टता है और शुद्ध चेतना। चैप्टर 8, नॉटिंग इज पर्सनल। कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। क्रिस नीबावर इस आखिरी अध्याय में हमें एक ऐसे गहरे सत्य से परिचित कराते हैं जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब भीतर उतरता है तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है कि इस जीवन में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, वो आपके खिलाफ नहीं है और न ही आपके पक्ष में। ये सब बस घट रहा है, जैसे मौसम आता है, बदलता है, चला जाता है। लेकिन हमारा लेफ्ट ब्रेन जो लगातार कहानी बुनता है, वो हर घटना को मेरे साथ जोड़ देता है और वहीं से पीड़ा शुरू होती है। क्रिस समझाते हैं कि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि तुम अच्छे हो, तुम गलत हो, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी सफलता है। यानी हम हर चीज को खुद से जोड़ना सीख जाते हैं। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हम सोचते हैं कि मैं गलत हूं, और जब कोई तारीफ करता है तो हम सोचते हैं मैं खास हूं। धीरे धीरे हमारी पहचान इस बात पर बनती है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और दुनिया हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह पूरा आधार ही झूठा है, क्योंकि दूसरों का व्यवहार उनके अपने विचार, अनुभव, कंडीशनिंग और सीमित दृष्टिकोण से आता है। उसका आपके असली स्वरूप से कोई लेना देना नहीं है। जब कोई हमें नजरअंदाज करता है, हम इसे अपना अपमान मान लेते हैं। जब कोई हमारी सराहना नहीं करता तो हम खुद को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि सामने वाला व्यक्ति जो कर रहा है वो उसकी अपनी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है। वो आपके बारे में नहीं है, बल्कि उसके अपने नजरिए और अनुभवों के बारे में है। अगर आप इस बात को पूरी तरह समझ लें कि नथिंग इज पर्सनल, तो आपके भीतर से बहुत सारे बोझ अपने आप गिरने लगते हैं। क्रिस कहते हैं कि हम हर चीज को मेरे साथ हुआ, मुझे दुख पहुंचा, मुझे नजरअंदाज किया गया, मुझे गलत समझा गया जैसे व्यक्तिगत भावों से जोड़ देते हैं। लेकिन जब आप सच में देखना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये सिर्फ विचार हैं, प्रतिक्रियाएं हैं जो सेल्फ के इल्यूजन से जुड़ी हुई हैं। और जब सेल्फ ही नहीं है तो व्यक्तिगत अपमान, सफलता, असफलता या दर्द भी टिकते नहीं हैं। तब वे बस घटनाएं बन जाते हैं, अनुभव बन जाते हैं जो आते हैं, सिखाते हैं और चले जाते हैं।
इस अध्याय में क्रिस एक बहुत शक्तिशाली मानसिक परिवर्तन का तरीका सुझाते हैं कि जब अगली बार कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कहे या करे जिससे आप आहत महसूस करें, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह वास्तव में मेरे बारे में है? और अक्सर जवाब होगा, नहीं। सामने वाला जो कह रहा है वो उसके अपने डर, उसके अपने अनुभव और कंडीशनिंग से आ रहा है, और यह समझ इस एक सवाल से ही आपको पीड़ा से बाहर ला सकती है। क्रिस माइंडफुलनेस और अवेयरनेस की बात करते हुए कहते हैं कि जब आप दूसरों की बातों को व्यक्तिगत नहीं लेते, तो आप उन्हें बिना रिएक्शन के सुन सकते हैं। आप शांति से देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्यों ऐसा सोचता है, क्यों ऐसा महसूस करता है, और आप उन भावनाओं को ग्रहण किए बिना उनका साक्षी बन सकते हैं। ये न सिर्फ आपकी आंतरिक शांति को मजबूत करता है, बल्कि रिश्तों को भी ज्यादा समझदारी और करुणा से भर देता है। यह अध्याय इस विचार के साथ समाप्त होता है कि जब आप महसूस करने लगते हैं कि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, तब आप उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं जो बचपन से आपके कंधों पर रखा गया था। अब कोई आपको गाली दे या प्रशंसा करे, आप भीतर स्थिर रहते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये उनके बारे में है, मेरे बारे में नहीं। क्रिस इस अंतिम बिंदु पर हमें वहीं ले आते हैं जहां से पूरी किताब शुरू हुई थी, कि सेल्फ एक इल्यूजन है, और जब सेल्फ नहीं है तो मेरे साथ, मुझे, मेरा दुख, मेरा अपमान जैसी हर चीज का कोई ठोस आधार ही नहीं बचता। फिर बचता है सिर्फ एक गहरा मौन, जिसमें हर अनुभव आता है, चला जाता है, और आप सिर्फ साक्षी रहते हैं। इस अध्याय का भाव बेहद मुक्त करने वाला है। आप अपनी कहानी नहीं हैं, आप अपनी पहचान नहीं हैं, और आप दूसरों की राय नहीं हैं। आप बस वही हैं जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो जी रहा है, बिना कोई लेबल, बिना कोई भूमिका। और जब इस समझ में टिकना शुरू होता है, तो जीवन हल्का हो जाता है। फिर कुछ भी आहत नहीं करता, क्योंकि अब कुछ भी आपके बारे में नहीं है। यही है नथिंग इज पर्सनल का सार, और यहीं से शुरू होती है आत्मा की असली शांति। नो सेल्फ नो प्रॉब्लम सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक ऐसा आईना है जो हमें हमारे भीतर झांकने का मौका देता है। क्रिस नीबावर ने बड़ी सहजता और सादगी से हमें यह दिखाया है कि जिस सेल्फ को हम सालों से पकड़े बैठे हैं, जिसे हम अपना सबसे बड़ा सच मानते हैं, वो असल में एक कहानी है, एक दिमागी निर्माण है, एक आदत है जो हमें बार बार दोहराती है कि मैं यही हूं। लेकिन जब हम इस कहानी की गहराई में जाते हैं, तो पता चलता है कि उस मैं के पीछे एक मौन है, एक स्थिरता है, एक ऐसी चेतना है जो न विचार है, न भावना, न कोई पहचान, बस एक उपस्थिति है, बिना नाम, बिना लेबल, बिना सीमा। यह किताब हमें यह सिखाती है कि दुख तब होता है जब हम अपने विचारों से चिपक जाते हैं, जब हम उन्हें सच मान लेते हैं, जब हम दूसरों के व्यवहार को निजी मानकर खुद को कसूरवार या पीड़ित महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब हम यह समझने लगते हैं कि विचार सिर्फ विचार हैं, अनुभव सिर्फ अनुभव हैं, और इस जीवन में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, तब हम धीरे धीरे उस हल्केपन की ओर बढ़ते हैं जहां शांति होती है, आजादी होती है, और सबसे बड़ी बात, सच्चाई होती है। नो सेल्फ नो प्रॉब्लम हर उस व्यक्ति के लिए एक वरदान है जो खुद को समझना चाहता है, जो खुद को झूठे लेबल्स और मानसिक कहानियों से मुक्त करना चाहता है। यह किताब आपको कोई नई पहचान नहीं देती, बल्कि पुरानी पहचान को धीरे धीरे हल्का करती है, मिटाती है, और अंत में आपको उस मौन से मिला देती है जो आप हमेशा से थे। अब अगर बात करें हिंदी ऑडियो बुक चैनल की, तो यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह एक मिशन है, एक निस्वार्थ सेवा है, एक ऐसा मंच है जहां हम चाहते हैं कि किताबों का ज्ञान, जीवन की समझ और आत्म जागरूकता उन सभी लोगों तक पहुंचे जो अपने अंदर कुछ बदलना चाहते हैं। यह चैनल प्रचार या प्रसिद्धि के लिए नहीं है, यह किसी लाभ की मंशा से नहीं चलाया जा रहा। यह आपका अपना चैनल है, एक ऐसा स्थान जहां शब्दों के पीछे भाव हैं, जहां ज्ञान के साथ संवेदना है, और जहां किताबों के माध्यम से एक शांत क्रांति चल रही है, भीतर की ओर लौटने की। आपसे एक सच्चे मन से निवेदन है, अगर आपने इस ऑडियो बुक को महसूस किया है, अगर इसकी बातों ने आपके भीतर कुछ हलचल या शांति पैदा की है, तो कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप भारत या दुनिया के किस शहर या देश से जुड़ रहे हैं।
जब आप यह बताते हैं कि हमारी आवाज कहां तक पहुंची है, तो यह हमारे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं होता। यह चैनल अकेले किसी एक व्यक्ति की आवाज नहीं है। यह हम सबका मिला-जुला प्रयास है। यह हमारा सामूहिक सन्नाटा है, हमारी साझी खोज है। जब आप सुनते हैं, महसूस करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, तब यह यात्रा पूरी होती है। तभी इस ज्ञान को उसका सच्चा मकसद मिलता है। हिंदी ऑडियो बुक, जहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि आत्मा से महसूस की जाती है, जहां हर कहानी, हर विचार, हर सच्चाई सिर्फ आपके लिए है और पूरी तरह से निस्वार्थ। फिर मिलेंगे एक और जीवन बदलने वाली किताब के साथ। तब तक शांत रहें, साक्षी रहें, और अगर कोई सोच उठे तो बस उसे आते जाते देखते रहें। आपका धन्यवाद, दिल से।